का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। झरबेरा फूल की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक खेती भाग 1। भिंडी की फसल में इस समय किए जाने वाले समसामयिक कार्य। नए फल उद्यानों के स्थापन पर जानकारी। आज के समय में पॉली हाउस में झरबेरा फूल की खेती काफी लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभर रही है। अतः जो किसान इस समय झरबेरा फूल की खेती करना चाहते हैं तो पॉली हाउस में झरबेरा की खेती किस प्रकार से करें, इस पर जानकारी हेतु देखिए अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में इसकी खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। परंतु इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता वाले फूल की खेती के लिए 200 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन वाली पॉली हाउस एवं शेड नेट में सबसे उपयुक्त है, जो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। बस जरूरी है कि इसकी खेती के लिए भूमि चुनाव से लेकर फूल को बाजार में बेचने तक सभी प्रबंधनों को सही तरीके से संपादित करें। तो पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो, जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत न हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो, वहां पर करनी चाहिए। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त
उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबीरा की खेती रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। इसका रोपण बेड पर पंक्तियों में किया जाता है, जिसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 35 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 वर्ग मीटर में 6 से 7 पौधे रखना उत्तम रहता है तथा रोपण के समय ये ध्यान देना चाहिए कि जड़ की मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो तथा पौधे का मुख्य भाग जमीन से ऊपर अथवा जमीन की सतह के बराबर में होना चाहिए। रोपण के बाद पॉली हाउस में 4 से 6 सप्ताह तक आर्द्रता 80% से लेकर 90% तक होनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। छिड़काव विधि से सिंचाई करना अधिक लाभप्रद रहता है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। रोपाई के 3 सप्ताह बाद उर्वरकों से NPK 19:19:19 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर पहले 3 माह तक या जब तक वानस्पतिक पर पौधा हो उस मात्रा में देते रहना चाहिए। जब पौधों पर फूल आने लगते हैं तब NPK 12:8:35 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। इससे अधिक फूल एवं फूल गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके अलावा पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 1000 लीटर पानी के साथ मिलाकर सिंचाई के साथ दिया जाए तो गुणवत्ता युक्त फूल पैदा होते हैं। हमेशा 2 से 3 माह के बाद मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए, जिससे कि उर्वरक का प्रबंधन ठीक प्रकार से किया जाए तथा उर्वरकों का प्रयोग हमेशा सुबह 6 से 7 बजे तक कर देना चाहिए, जिससे पौधे उर्वरकों का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं। कम से कम सिंचाई के लिए 12 घंटे के बाद उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए।
तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ये तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने जायद भिंडी की बुआई समय से कर दी होगी, वो लगभग पुष्पन व फलन की अवस्था पर होगी और इस फसल में इस समय कुछ शस्य क्रियाओं जैसे कि सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन एवं पौध संरक्षण आदि को अमल में लाने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, अभी आप भिंडी की फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं कि विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल से। सबसे पहले जो हमारी भिंडी की फसल खड़ी हुई है, इसमें सबसे जो जरूरी मुख्य बात होती है कि भिंडी जहाँ पर भी लगी है वो खेत जो है वो पूरी तरह से खरपतवार मुक्त होना चाहिए। क्योंकि अगर भिंडी की फसल में खरपतवार बहुत ज़्यादा हैं और उनकी हम समय समय पर निदाई नहीं कर पा रहे हैं किसान भाइयों, तो उससे क्या होता है कि बहुत से जो कीट होते हैं जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, फल को नुकसान पहुँचाते हैं, उनका प्रकोप फसल पर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि उत्पादन कम मिलता है। तो सबसे पहले आप जैसे भी आपने चित्र में लगाई हुई है, तो सबसे खुरपी की माध्यम से इसकी निदाई कर सकते हैं। व्हील हो जो आते हैं, पहिए वाला निदाई यंत्र आता है, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। निदाई के साथ साथ आप ध्यान रखें कि जब भी आप निदाई कर रहे हैं तो निदाई के बाद आप नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा दे दें और साथ में बाद में पानी चलाना बहुत ही आवश्यक इसमें होता है, जिससे कि जो नाइट्रोजन युक्त तत्व होते हैं वो भूमि के माध्यम से पौधों को मिल जाएं। दूसरी बात इसमें होता है कि इसमें सिंचाई का विशेष रूप से ध्यान रखें किसान भाइयों। इसमें जो हमारे किसान भाइयों ने टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो टपक सिंचाई पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें भिंडी की फसल में अच्छा उत्पादन होता है। साथ ही साथ जो हम पोषक तत्व हैं वो भी टपक सिंचाई के माध्यम से दे सकते हैं। जो किसान भाइयों ने खुले खेत में वैसे ही भिंडी लगा रखी है और इसमें आप खुले रूप से सिंचाई करते हैं, तो इसमें आप देख लें कि गर्मी के आधार पर लगभग 4 से 5 दिन के अंतराल पर इसमें आप सिंचाई अवश्य कर दें। तो हम देखते हैं कि जब हमारी फसल पुष्पन पर आती है, बढ़वार अवस्था पे होती है, तो कहीं कहीं पर किसान भाइयों को पौधे की जो ऊपरी पत्तियां हैं उसमें पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार के जो धब्बे हैं आप पास में जाकर देखेंगे तो ये चकत्ते के रूप में दिखाई देंगे। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे करके पहले 1-2 पत्ते में होता है और पूरा बाद में पौधा जो होता है वो पूरे पौधे में इस प्रकार के धब्बे फैल जाते हैं और पत्तियां आप देखेंगे कि पूरी तरह से मुड़ जाती हैं। और इस प्रकार की जो पौधे होते हैं उसमें फूल एवं फलन नहीं आता है, जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो किसान भाइयों, ये जो समस्या होती है येलो वेन में जो समस्या होती है, एक वायरस जनित पीला विषाणु रोग होता है। इसमें वायरस के द्वारा ये बीमारी होती है, पौधे में होती है और इसमें पूरी तरह से जो होता है पौधे की बढ़वार रुक जाती है। शुरुआती अवस्था में कुछ पौधों में दिखाई देता है, अगर इसका हमने सावधानी पूर्वक इसकी रोकथाम नहीं की तो ये पूरे पौधों में ये फैल जाता है और एक समय में पूरे जो खेत होता है इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त हो जाता है। किसान भाइयों, जो वायरस जनित रोग होता है इसका प्रसार जो होता है, आप देखेंगे बहुत छोटी सफ़ेद मक्खी जो पौधों की पत्तियों के पीछे बैठकर रस चूसती है। इसके कारण जो रोगग्रस्त पौधा होता है उस पर जब मक्खी बैठ के रस चूसती है और जब स्वस्थ पौधे पे जाती है तो जो विषाणु रोग होता है उसके कारण इसका प्रसार एक पौधे से दूसरे पौधे पर होता है। तो इसका जो नियंत्रण है, वायरस जनित रोग का रोकथाम और नियंत्रण है, तो सबसे पहले खेत में इस प्रकार के जो पौधे दिखाई देते हैं उनको आप उखाड़ लें और
इनको फेंक दें। फिर इसके बाद बात आती है जो इसका रोग को फैलाता है, सफ़ेद मक्खी, रस चूसक कीट होते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और दवा के प्रयोग के रूप में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% बाजार में उपलब्ध होती है। इसकी 5 मिलीलीटर मात्रा 15 लीटर के पंप में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, जो भिंडी में जो सबसे ज़्यादा फलों पर नुकसान होता है वो होता है फल छेदक कीट। ये फल छेदक कीट जो होता है, जैसे ही इसमें फूल एवं फलन का समय आता है तो इसकी जो तितली होती है, मादा तितली होती है, वो पत्तियों पर अंडे देती है और इन अंडों में से 4 से 5 दिन में एक बारीक सुंडी या लार्वा निकलता है और ये जो हमारे बढ़ते हुए पौधे होते हैं, फल होते हैं, उनमें छेद करके अंदर प्रवेश कर जाता है और छेद करके अंदर ही अंदर फल को आप देखेंगे कि सड़ा देता है। इस प्रकार का जो कीट का जो लक्षण पौधों में किस प्रकार से आप पहचाने, आप देखेंगे कि जब खेत में भ्रमण करते हैं तो जो हमारी भिंडी है, जो विकसित हुई भिंडी है, वो मुड़ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए तो जो भी हमारे ग्रसित फल खेत में लगे हुए हैं, सबसे पहले उनको चुन चुन कर उन फलों को आप निकाल लें। इसके बाद इन फलों को जो है गहरे गड्ढे में दबा दें। इसके बाद इसमें दवा का प्रयोग आप कर लें। इसके लिए आप क्लोरोपाइरिफॉस नामक दवा बाजार में मिलती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा रहती है 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर आप इसको छिड़काव करें। और इसके साथ साथ जो भी उत्पाद आप इसमें से निकल रहा है, जो भिंडी निकल रहा है, उसको सही अवस्था में तोड़ने के बाद ही अगर दवा का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो अच्छा रहेगा। तो किसान भाइयों, आशा है कि इन बताई हुई चीज़ों को आप अपनाकर भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने मिर्च की फसल लगा रखी है, उनके यहाँ इस समय फसल में कई प्रकार के रोग एवं कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यदि समय रहते किसानों द्वारा इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो संपूर्ण फसल नष्ट हो सकती है। तो किसान किस प्रकार से करें मिर्च की फसल में कीट एवं रोगों का प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर BL रोत। ये जो मिर्ची की जो फसल लगा रखी है, इसमें पर्णकुंचन जो रोग है, माथामंदी जिसको कहते हैं, ये समस्या आ रही है इसमें। और ये एक जनरल बीमारी है जो सभी जगह पे जहाँ भी मिर्ची की खेती की जाती है ये प्रायः आ ही जाती है। और ये एक वायरल रोग है। ये सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, जो बेमिसिया टेबेसाई से फैलती है। और सफ़ेद मक्खी जो है वो रोगी पौधे से रस लेके और स्वस्थ पौधों पे छोड़ती रहती है, तो ये बीमारी धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाती है। इसलिए इसको जब मिर्ची के अपन पौध तैयार कर रहे हैं उस समय इसको नर्सरी स्टेज से ही अपने को ध्यान में रखना होता है कि नर्सरी स्टेज में एक तो इसको बीज उपचार करें। बीजों को इमिडाक्लोप्रिड 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करके फिर उसको नर्सरी तैयार करें। और 1 ग्राम से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से भी ले सकते हैं आप। पौध तैयार करने के बाद इसको जब खेत में अपन मिर्ची को लगा रहे हैं उस समय 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के उनको इस सॉल्यूशन में, इसको जो पौध है उनको 10 से 15 मिनट डीप करके रखने के बाद फिर उसको ट्रांसप्लांटिंग किया जाए खेतों में। और ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद यदि शुरू से इसमें ध्यान में रखना पड़ता है, शुरू में जैसे मिर्ची पौध लगाने के बाद ट्रांसप्लांटिंग के बाद 20 से 25 दिन के अंदर में अपने को जो नीम प्रोडक्ट आते हैं, नीम ऑयल है, निमिडीन है, या इसका तो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से नीम ऑयल या नीम प्रोडक्ट जो आते हैं उनका इसमें कुछ स्टिकर मिला के और इसको 20-25 दिन की अवस्था पर स्प्रे करवाएं। और जैसे कहीं माथाबंदी की समस्या आपको दिखाई देवे तो जैसे नीम का आपने स्प्रे कर दिया 20 दिन पे, तो नेक्स्ट 10 से 15 दिन में अपने को इमिडाक्लोप्रिड जो दवाई आती है 1 ml 3 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं, या एसिटामिप्रिड 0.4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के स्प्रे करें। फूल और फल आने के बाद यदि पर्णकुंचन रोग जो माथाबंदी की समस्या आपको दिखाई देवे तो उस अवस्था पर अपने को मेलाथियान 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के शाम के समय दवाई का स्प्रे करें। इसलिए किसान भाइयों, और मिर्ची के खेत में येलो स्ट्रिप भी आप लगा सकते हैं, जैसे भिंडी के खेत में या अपने मूंग के खेत में या लगाते हैं तो येलो स्ट्रिप पे जैसे ग्रीस, पुराना ग्रीस उस पर लगा दें और 1 बीघे में 10 से 15 येलो स्ट्रिप अलग अलग जगह पे इसको लगा के रखें। तो वाइट फ्लाई जो है, सफ़ेद मक्खी जो है, वो पीले कलर की ओर आकर्षित होती है। तो अपने जैसे येलो स्ट्रिप आपने लगा रखी है तो उस पर जाके ये चिपक जाएगी, तो अपनी फसल पे कोई नुकसान नहीं होगा और इसका पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल होगा। जो मिर्ची के पौधे कहीं कहीं सूख रहे हैं, इसमें ये विल्ट आ रहा है इसमें मिर्ची में, तो विल्ट के लिए अपने को मैनकोजेब है या रिडोमिल MZ है, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के इसकी ड्रेंचिंग करें। और जो पौधे चले गए हैं, जो मर गए हैं, जो रोगग्रस्त जो मरे हुए पौधे हैं, जो मुरझा गए हैं, उनको जड़ सहित उखाड़ लें
और जो खेत में बाकी रेडोमिल एमजेड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के और उसके ड्रेंचिंग करें। इससे जो नए पौधे हैं, दूसरे पौधे जो स्वस्थ पौधे हैं, उसमें ये फंगस नहीं बढ़ेगा। इरिगेशन देने से पहले ये दवाई का ड्रेंचिंग करें, क्योंकि पानी सिंचाई करने से क्या है कि ये जो फंगस है, इसका जो माइसेलियम है, पानी के साथ साथ पूरे खेत में फैल जाता है, तो धीरे धीरे पौधे मुरझा के सूखने लग जाते हैं। पत्तियों पे दाग पड़ते हैं, सर्कुलर रिंग बनती है, और फलों पे भी काले काले दाग बनते हैं और उसमें भी सर्कुलर सकेंद्रीकृत रिंग बनती है। और ये काले काले दाग, इसमें जो फ्रूट रोड भी कहते हैं इसको, चिली एंथ्रेक्नोज या फ्रूट रोड, तो ये कोलोट्राइकम कैप्सिका फंगस से होता है। और इसके कंट्रोल के लिए रेडोमिल एमजेड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के इसका स्प्रे करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ये तो खेल नाम है इसका, जिसकी खबर आपको देते हैं सिर्फ ईटीवी स्पोर्ट्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में आम, अमरूद, चीकू, संतरा आदि की खेती व्यापक स्तर पर की जा रही है, और इसी के अंतर्गत जो कृषक इनके नए उद्यान लगाना चाहते हैं, उन्हें अभी से ही इसकी तैयारी करनी होगी। तो किसान भाइयों, नए फल उद्यान स्थापन के समय कौन कौन सी बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिला रतलाम के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफा। किसान भाइयों, अगर आप उद्यानिकी का बागीचा लगाना चाहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आप ये जामफल जैसे अमरूद, नींबू, संतरा, मौसमी, अनार, ये अगर पौधों को लगाना चाह रहे हैं, तो उसके चूँकि लगाने का समय तो जुलाई अगस्त सबसे बढ़िया माना जाता है, फलदार वृक्ष या कोई भी पौधा लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमको पहले से तैयारी करना पड़ेगा। सबसे पहले जहाँ भी आपको बागीचा लगाना है, तो उसका लेआउट, रेखांकन बहुत ज़रूरी होता है। रेखांकन का मतलब खासकर नींबू, संतरा, मौसमी, अनार, इनका जो है पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 मीटर रखते हैं। आम का अगर लगा रहे हैं तो उसका थोड़ा दूरी बढ़ा देते हैं, 6 मीटर रखते हैं, लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गड्ढा खोदना बहुत ज़रूरी है, और गड्ढा खोदने के पहले अगर आपके पास सुविधा उपलब्ध है तो आप मिट्टी की भी जांच जरूर कराइए। मिट्टी की जांच से अपने मिट्टी के बारे में आपको पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में क्या है और हमको क्या और देना है। किसान भाइयों, आइए अब चर्चा करते हैं भूमि की तैयारी की, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम खेत की गहरी जुताई करें एवं खेत में पाटा चलाकर भूमि को समतल कर लेवें। फिर स्वेच्छा अनुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लेवें। इन विधियों में आवश्यकता अनुसार किसी भी विधि का रेखांकन किया जा सकता है, जैसे कि वर्गाकार विधि। यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ से पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी फसलों की खेती की जा सकती है। दूसरा है षष्ठभुजाकार विधि। इस विधि में वृक्षों को समत्रिबाहु आकार के तीनों कोणों पर लगाते हैं। इसमें पेड़ से पेड़ की दूरी तो बराबर होती है, परंतु पंक्ति से पंक्ति की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15 अधिक पौधे लग सकते हैं। तीसरा है पंचम विधि। किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है, तो उसके लिए यह विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के केंद्र में एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं गड्ढे की तैयारी पर। और पहले तो रेखांकन कर लेंगे, उसके बाद 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोदते समय ये ध्यान रखिए कि ऊपर की मिट्टी एक साइड में कर देंगे और नीचे की मिट्टी
एक साइड में करेंगे। उसको खुदाई करके और कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, 1 महीना 20 दिन जो है। उससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत तेज़ इस समय धूप होती है और धूप होने की वजह से उसमें गड्ढे में लगता है और जिससे जो भी फफूंद होते हैं, कीड़े होते हैं, उसके अंडे बच्चे सब समाप्त हो जाते हैं। और गड्ढा भरते समय 1/3 गोबर की सड़ी हुई खाद, 1/3 मिट्टी, 1/3 रेत, तीनों को मिला के और भर देते हैं। और भरते समय ये हमेशा ध्यान रखिए कि गड्ढे का जो लेवल है उससे कम से कम आधा फीट की ऊंचाई यानी 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उसको भरते हैं। अब नीचे की मिट्टी में 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद मिलाना चाहिए। साथ ही 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम प्रति गड्ढे की दर से मिला देना चाहिए। अब इस मिश्रित खाद को गड्ढे में डालकर अच्छी तरह दबा देना चाहिए। फिर ऊपर वाली मिट्टी में 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 15 से 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। अब इस मिट्टी को पैरों से दबा देना चाहिए। पौधे लगाने के लिए कभी भी कोई गवर्नमेंट की संस्था हो या जहाँ से पौधे सही क्वालिटी के आपको मिलते हैं तो अच्छे पौधे को ले आकर लगाइए और जो गड्ढा होगा उसके बीच में थोड़ा सा मिट्टी हटाइए और थैली में अगर पौधा है तो थैली के ऊपर के पॉलीथीन को हटाकर और उसके बराबर उसमें अंदर लगाते हैं बीच में और थोड़ा सा दबा देते हैं। और लगाते समय पानी देना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं देंगे तब भी जो है पौधे के मरने की संभावना होती है। और बरसात में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बार बार जुलाई अगस्त में बरसात होती रहती है जिससे पौधा सेट हो जाता है, उसकी जड़ सेट हो जाती है और वातावरण में नमी भी रहता है। और फिर उसके बाद जब जड़ एक बार सेट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा उसमें समस्या नहीं आती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम परियट, जिला जबलपुर के कृषक गोपाल पटेल ने। यह गाय की एचएफ और जर्सी नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो गोपाल पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आइए सर्वप्रथम जानते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय के बारे में। यह एक विदेशी नस्ल जो कि ठंडे जलवायु में रहना पसंद करती है। इसका रंग काला और सफेद होता है। इसके पीछे का पैर लंबा तथा अगला पैर कुछ छोटा होता है। पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता है। इसके गले में गलकंबल नहीं होता। ऐन बड़ा और दुग्ध शिराएं उभरी हुई होती हैं। यह गाय 15 से 16 माह में ही गर्भित हो जाती है तथा 23 से 26 माह में प्रथम बार ब्याती है। इसके दुग्ध देने की अवधि 300 से 310 दिन तक होती है और एक ब्यात काल में 8000 से 10000 लीटर दुग्ध उत्पादन की क्षमता रखती है। दूसरी विदेशी नस्ल है जर्सी, जिसका मुंह होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। आंखें उभरी हुई होती हैं। होल्स्टीन फ्रीजियन की तुलना में इसकी लंबाई कम होती है। इसका रंग हल्का लाल, काला या सफेद भी हो सकता है। 18 से 24 माह में प्रथम बार गर्भ धारण कर लेती है। इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रति ब्यात 5000 से लेकर 7500 लीटर है। इसके दूध देने की अवधि 305 दिन की होती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। झरबेरा फूल की वैज्ञानिक खेती एवं इसमें किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए सदा संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।